आज हमारा स्टैंडर्ड है IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। अच्छा, इसके अंदर जो है IAS 18 और ओल्ड IAS 11 जो था वो दोनों जो है वो मर्ज कर दिए गए, उनको रिप्लेस कर दिया इसने IFRS 15 ने। IFRS 15 जो है ये अब 5 स्टेजेस अप्रोच दे रहा है हमें। IFRS 15 हमें 5 स्टेजेस अप्रोच दे रहा है। ये 5 स्टेजेस अप्रोच क्या है इसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो अप्रोच है उस पर बात करने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लें कि पहले हम सिर्फ रेवेन्यू को IAS 18 में रेवेन्यू को डील करते थे, तो हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की बात करते थे। लेकिन अब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात होगी? IFRS 15 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को देखो, कॉन्ट्रैक्ट से ही सारा कुछ होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करो। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो IFRS 15 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, इसीलिए इसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। तो इसकी 5 स्टेजेस अप्रोच है। 5 स्टेजेस में से पहली स्टेज जो है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑडिटर आके सबसे पहले जो चीज़ चेक करेगा वो क्या चेक करेगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई होगा तो आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो, वरना आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट है तो रेवेन्यू बुक कर सकते हो, वरना आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ऑडिटर आके क्या चेक करेगा? आइडेंटिफाई करेगा कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो रेवेन्यू बुक होगा, वरना रेवेन्यू बुक नहीं हो सकता। तो पहली स्टेज ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस का होना ज़रूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो रेवेन्यू बुक होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस किस्म का होना चाहिए या किस किस्म का होता है, तो वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जिनको ये मानते हैं। तो सबसे पहली जो बात हो रही है वो ये है कि लीगल राइट्स जो है वो देखे जाएंगे, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल हो। हाँ, तो लीगली इन्फोर्सेबल हमें पता है कि हमने लॉ में पढ़ा हुआ है कि एक तो होते हैं रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स, वो तो लीगली इन्फोर्सेबल होते ही होते हैं। इसके अलावा देयर इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है इसके बारे में हम लॉ में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक बंदा जो है वो रोज़ाना आपसे आके चीज़ें ख़रीद के लेके जाता है, ठीक है। तो अगर वो किसी दिन वैसे ही चीज़ें आपके पास आए और आपके पास लेट से आप बिज़ी हैं और वो चीज़ें ले जाता है, तो इसमें जो है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है आपका उसके साथ। इसमें भी जो है वो सेल आप बुक कर देंगे। तो ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें कोई रिटर्न जो है वो इस तरह नहीं है, क्योंकि आपकी रोज़ाना की डीलिंग है तो वो रोज़ाना आपसे चीज़ें लेता है। तो इस तरह की जो डीलिंग है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है कि इन चीज़ों को कवर करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का लीगली इन्फोर्सेबल होना जो है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी लीगली इन्फोर्सेबल होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का लीगली इन्फोर्सेबल होना ज़रूरी है। लीगल राइट्स जो हैं वो आपके पास हों। दूसरा आपने देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें दूसरी चीज़ क्या है कि टर्म्स जो हैं वो डिफाइंड हो। तो नॉर्मली जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें तो टर्म्स डिफाइंड होती हैं, तो ये ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है। आखिरी चीज़ जो है वो आपने क्या देखनी है कि प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके पास होने चाहिए। जिस बंदे को आप सेल कर रहे हो उसे पैसे आने का कोई चांस भी होने चाहिए। ये ना हो कि आप एक ऐसी कंपनी को सेल कर दो कि जो ऑलरेडी जो है वो तबाह हो रही है और यानी उसका जो है बड़ी मुश्किल है, बड़ा लिटल चांस है कि उससे आपको पेमेंट आएगी। एक ऐसे बंदे को आप क्रेडिट पे सामान दे दो, तो ये आपकी प्रोबेबल चांसेस होने चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट के। जैसे कि शांति के केस में हमने किया था, उसमें क्या था कि आपने एक ऐसी सेल कर दी थी एक ऐसे बंदे को कि जिसका जो है वो ऑलरेडी वो उसकी कंपनी बंद होने वाली थी या वो पे करने के काबिल नहीं था। तो इस तरह के बंदे को जब आप सेल करते हैं तो फिर आपके प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो जाते हैं। तो प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो होने चाहिए आपके पास। यानी 90% एटलीस्ट चांस हो कि आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो उस केस में तो आप सेल रिकॉग्नाइज करते हो। लेकिन अगर आपको पता हो चीज़ बेचते वक्त आपको पता हो कि अब 5-10% चांस है ये चीज़ कि ये पैसे मिलेंगे, तो इस केस में इसका मतलब है कि ये प्रोबेबल चांस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो नहीं है, कम है, बहुत कम है। तो आपने क्या करना होता है इसमें, फाइनेंशियल पोजीशन आपने बायर की देखनी है
उसके बाद आपने फाइनेंशियल यूसेज ऑफ बायर देखनी है, पास्ट प्रैक्टिस और पेमेंट टर्म्स। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो आप प्रोबेबल चांसेस जो है उनको डिफ़ाइन करोगे कि वो कैसे हैं। तो किसी ऐसे बंदे को जो ऑलरेडी जो है वो तबाही के दाने पे हो, उसको अगर आप चीज़ें बेच रहे हैं, यानी वो ऑलरेडी डेट में डूबा हुआ है और उसकी डेट रिकवरी वाले आए हुए हैं, उसे पैसे मांग रहे हैं लोग, पहले ही उसने बड़ा उधार देना है, इस तरह की बंदे को आप चीज़ें देंगे तो फिर आपके प्रोबेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट की वो कम हो जाएगी कि वो आपको रिसीव होंगे। तो चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो भी यहाँ पे मैटर करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है, लीगल राइट्स, यानी लीगली इन्फोर्सेबल हो। अब लीगली इन्फोर्सेबल रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, अप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, दोनों सूरतों में जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है। इसी तरह टर्म्स डिफाइन हो और प्रोबेबल चांसेस होने चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट के। तो इन डैट केस आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा, अदरवाइज़ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम ये 3 चीज़ें देखते हैं। तो ऑडिटर आके ये तीनों चीज़ें चेक करेगा, अगर तो ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप जो है वो पहला पॉइंट आपका ओके हो गया। अब आप नेक्स्ट पॉइंट तो बाकी पॉइंट्स भी देखेगा और फिर जो है वो आपको कहेगा कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ कर लो। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो आपको कहेगा कि आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओके। नाउ आप स्टेज 2 पे आएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अब ये क्या इशू है, उसमें आपने ये देखना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपने देखना है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा एक सिंगल जो है वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सिंगल जिम्मेदारी है पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक, या इसमें और भी कई जिम्मेदारी हैं। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में आपने क्या देखना है कि क्या ये सिंगल जिम्मेदारी है, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, या इसमें एक से ज़्यादा जिम्मेदारी हैं। क्या आपने देखना है कि सिंगल इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आपने देखनी है कि क्या ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल जिम्मेदारी है या इसमें और भी कई जिम्मेदारी हैं। तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी हो रही है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, यानी एक ही कोई काम है, या इसमें और भी कई जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं। तो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस तो नहीं है कहीं इसमें। तो पहले हम बात करते हैं जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हों तो फिर हमने क्या करना है। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आ रही हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसके लिए जो है ना, बेसिकली आप एक एग्ज़ाम्पल से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, आप एक जनरेटर आपने बेचा है, ये जनरेटर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो आप एक जनरेटर बेच रहे हो प्लस आप उसके साथ आप मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो, आप जनरेटर बेच रहे हो और साथ आप मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो आप चीज़ बेच रहे हो इसमें अब आपकी एक से ज़्यादा जिम्मेदारी है। वो कैसे कि एक तो आप इसमें जनरेटर सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वो जनरेटर आपने देना है। दूसरा आप इसमें सर्विस मेंटेनेंस सर्विस भी दे रहे हो, लेट से 2 साल की आप मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो अब इसमें एक से ज़्यादा जिम्मेदारी हैं। तो इसमें इट इज़ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इसके अंदर। तो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की रिकॉर्डिंग का तरीका क्या है कि देखें, एक तो इसमें है जो जनरेटर आप बेचोगे उसका रेवेन्यू आप बुक कर लोगे आज ही, जनरेटर रेवेन्यू आज ही बुक कर लोगे। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो मेंटेनेंस सर्विस, उसको ओवर टाइम आप बुक करोगे। जनरेटर मेंटेनेंस सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको आप ओवर टाइम बुक करोगे, उसका रेवेन्यू ओवर टाइम बुक करोगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या चीज़ है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और कौन सी जो है वो नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं या कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा एक सिंगल जिम्मेदारी है, ये बात कैसे पता चलेगी। तो ये बात कैसे पता चलेगी, इसके लिए आपने हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक हम देखेंगे कि क्या ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीज़ें हैं, जैसे एक उसमें जनरेटर है और एक मेंटेनेंस सर्विस है, क्या ये सेपरेटली प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोवाइडेड सेपरेटली। पहला जो आपने पॉइंट देखना है वो क्या देखना है कि क्या ये सेपरेटली प्रोवाइड किए जाते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि दोनों चीज़ें मार्केट में प्रोवाइड करने वाले लोग सेपरेटली मौजूद हैं या नहीं हैं। दोनों चीज़ें प्रोवाइड करने वाले मार्केट में लोग मौजूद हैं या नहीं हैं। प्रोवाइडेड सेपरेटली का क्या मतलब है कि दोनों चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल जनरेटर प्रोवाइड करने वाले और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाले, तो दोनों चीज़ें प्रोवाइड करने वाले मार्केट में
लोग सेपरेटली मौजूद हैं, यानी एक बंदा जो है वो सिर्फ जनरेटर बेच रहा है, ऐसे लोग मौजूद हैं, या एक ऐसा बंदा भी मौजूद है जो कि सर्विस मेंटेनेंस सर्विस मार्केट में सेपरेटली प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर तो दोनों लोग मौजूद हैं मार्केट में, दोनों चीज़ें प्रोवाइड करने वाले लोग सेपरेटली मौजूद हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपकी ये जो कंडीशन है ये फुलफ़िल हो जाएगी कि ये दोनों चीज़ें मार्केट में सेपरेटली प्रोवाइड हो रही हैं, दोनों चीज़ों की एक अलग मार्केट है। यानी अगर आप जनरेटर ले लें तो हो सकता है कि आप मेंटेनेंस सर्विस ना भी लें। एक बंदा सिर्फ जनरेटर भी सेल कर रहा है, वो एक सेपरेट प्राइस पे सेल कर रहा है, एक बंदा जो है वो सिर्फ जो है वो मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर तो दोनों चीज़ें मार्केट में सेपरेटली प्रोवाइड हो रही हैं, दोनों चीज़ें मार्केट में प्रोवाइड करने वाले लोग सेपरेटली मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि ये पहली कंडीशन आपकी मीट हो गई, प्रोवाइडेड सेपरेटली वाली। दूसरी आपकी कंडीशन क्या है, बेनिफिटेड सेपरेटली। बेनिफिटेड सेपरेटली, बेनिफिटेड सेपरेटली में क्या आपने देखना है कि कस्टमर को जो है वो दोनों चीज़ों से अलग अलग फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। कस्टमर को जनरेटर से अलग फ़ायदा हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस सर्विस से अलग फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी दोनों चीज़ों से कस्टमर को अलग अलग फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। बेनिफिटेड सेपरेटली यानी अलग अलग करके उनसे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। बेनिफिटेड सेपरेटली में आपने क्या देखना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें अब हमारे पास जो है वो जनरेटर है, मेंटेनेंस सर्विस है, तो क्या इन दोनों चीज़ों से सेपरेटली फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जनरेटर से तो अलग से फ़ायदा हो रहा है, मेंटेनेंस सर्विस का अलग से फ़ायदा है कि उसकी साल बाद मेंटेनेंस अगर हमने करवानी होती, अलग करवाते तो सेपरेटली पे करते, तो सेपरेटली कस्टमर को दोनों से अलग अलग फ़ायदा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है, बेनिफिटेड सेपरेटली वाली कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है। तो दो आपने देखनी है, एक है प्रोवाइडेड सेपरेटली और दूसरा है बेनिफिटेड सेपरेटली। इसको जो है एक और एग्जांपल के ऊपर फिट करते हैं। आप लेट से ACCA का जो है वो हम पहले 5 पेपर्स की जो है वो बुक्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस आप टीचिंग भी देते हैं उसकी। तो एक आप 5 पेपर की इकट्ठी फ़ीस अगर चार्ज कर रहे हो, जिसमें टीचिंग भी दे रहे हैं और बुक्स भी दे रहे हैं, तो क्या ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो इसको देखने के लिए हम दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। प्रोवाइडेड सेपरेटली, क्या मार्केट में ये दोनों चीज़ें सेपरेटली मिलती हैं कि आप चाहो तो सिर्फ टीचिंग ले लो और चाहो तो सिर्फ बुक्स ले लो, तो सेपरेटली प्रोवाइड हैं तो हाँ मिलती हैं। आप किसी इंस्टीट्यूट में सिर्फ टीचिंग ले सकते हो, बुक्स आप कहीं और से लेते हो, जैसे हम टाइम DPP प्रोवाइड करता है बुक्स, और टीचिंग जो है वो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से जाके ले सकते हो। तो दोनों चीज़ें मार्केट में प्रोवाइड करने वाले लोग सेपरेटली मौजूद हैं, तो प्रोवाइडेड सेपरेटली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसी तरह बेनिफिटेड सेपरेटली यानी जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट जो ये हमें फ़ी प्रोवाइड करता है, तो उसके बाद उसको टीचिंग से अलग फ़ायदा होता है और बुक से उसको अलग फ़ायदा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बेनिफिटेड सेपरेटली वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। बुक से अलग उसको फ़ायदा होता है, जो टीचिंग सर्विसेज हैं उससे उसको अलग फ़ायदा होता है, उसको समझ आती है, बुक से पढ़ के फिर उसको जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है। तो बेनिफिटेड सेपरेटली वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इसी तरह लेट से मोबाइल और प्लस सिम कॉन्ट्रैक्ट है। मोबाइल जैसे हमें पता है UK में या USA में क्या होता है कि जब आप मोबाइल ख़रीदते हो तो साथ आपको एक सिम कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन के साथ आपको इशू किया जाता है। तो सेल फ़ोन का तो कंट्रोल आज ट्रांसफ़र हो गया, तो अब उसको बाद में देखेंगे। पहले हम देखें कि मोबाइल जो है वो बेनिफिटेड सेपरेटली पे पूरा उतर रहा है कि मोबाइल से अलहदा फ़ायदा हो रहा है और सिम से अलहदा फ़ायदा हो रहा है। हाँ, हो रहा है। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि प्रोवाइडेड सेपरेटली कि दोनों चीज़ें मार्केट में प्रोवाइड करने वाले लोग सेपरेटली मौजूद हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो मोबाइल आप अलहदा से ख़रीद सकते हैं, सिम कॉन्ट्रैक्ट ना लें, और सिम कॉन्ट्रैक्ट आप जो है वो बाद में भी ले सकते हैं। तो बेनिफिटेड सेपरेटली, प्रोवाइडेड सेपरेटली दोनों फुलफिल हो रहे हैं। सिमिलरली आपने गुड्स सोल्ड की प्लस वारंटी सर्विस, वेयर हाउस सर्विस भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आपने चीज़ें बेची और आप साथ आप वेयर हाउस की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेनिफिटेड सेपरेटली, कस्टमर को चीज़ें ख़रीदने से भी फ़ायदा हो रहा है, चीज़ों से भी फ़ायदा हो रहा है, और कस्टमर को वेयर हाउस की सर्विस से भी फ़ायदा हो रहा है कि वो अगर अपने पास रखेगा तो उसको कॉस्ट पड़नी है, उसका भी उसको फ़ायदा हो रहा है। प्रोवाइडेड सेपरेटली है, मार्केट में अलग सर्विसेज पर चीज़ें हैं, कोई भी बंदा बेच रहा है अलग से, हाँ बेचते हैं लोग, वेयर हाउस सर्विसेज भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में ये दोनों चीज़ें सेपरेटली प्रोवाइडेड की जा रही हैं। दोनों चीज़ें मार्केट में प्रोवाइड करने वाले लोग सेपरेटली मौजूद हैं, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही। तो व्हाट इज़ दिस इज़ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसी तरह कार प्लस वारंटी वाला जो केस है,
कार प्लस वारंटी वाले केस में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि आप एक गाड़ी बेच रहे हैं प्लस आप उसके साथ वारंटी सर्विस भी दे रहे हैं। तो गाड़ी भी दे रहे हैं प्लस आप साथ क्या दे रहे हैं, वारंटी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि प्रोवाइडेड सेपरेटली, दोनों चीज़ें मार्केट में प्रोवाइड करने वाले लोग सेपरेटली मौजूद हैं। जी बिल्कुल मौजूद हैं। आप चाहें तो आप गाड़ी अलहदा से ख़रीद लें, उसकी एक अलहदा से मार्केट प्राइस है, और वारंटी जो है वो आप मार्केट में जो है वो आपको मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाले आपको सेपरेटली मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो सेपरेटली आपको वारंटी प्रोवाइड कर रही हैं। दोनों का अलग अलग फ़ायदा हो रहा है। कस्टमर को गाड़ी से अलहदा फ़ायदा हो रहा है और उस इंश्योरेंस की वारंटी से अलहदा फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो वंस अगेन इट इज़ अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेपरेट हैं। तो दीज आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अच्छा, सिमिलरली ये ड्रग प्लस मार्केटिंग वाली एग्जांपल है कि लेट से आपने एक ड्रग जो है वो बनाई, आप एक केमिस्ट हो, और वो ड्रग जो है आपने जाके ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन वालों को सेल कर दी। तो आपने जो है वो ड्रग जो है वो उसका फार्मूला बना लिया है, वो फार्मूला आपने लेट से GSK को बेच दिया है, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन वालों को। तो अब आप उसको बेचने के बाद आप उससे कहते हो कि देखें इसके प्रोडक्ट के बारे में मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, तो मुझे आप इसकी मार्केटिंग सर्विस भी करने दें। तो अगर तो वो इस पर मान जाते हैं, तो अब आपने एक तो फार्मूला बेचा है प्लस आप उसको मार्केटिंग सर्विस भी बेच रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मार्केट में सेपरेटली प्रोवाइड हो रही हैं, दोनों चीज़ें प्रोवाइड करने वाले अलहदा से लोग मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोवाइडेड सेपरेटली वाली कंडीशन फुलफ़िल हो गई। दूसरा जो कस्टमर है उसको दोनों से फ़ायदा हो रहा है, वो फार्मूले से भी फ़ायदा हो रहा है, उसको मार्केटिंग सर्विसेज से भी फ़ायदा हो रहा है। तो बेनिफिटेड सेपरेटली, तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं। तो दैट इज़ अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो ड्रग एक अलहदा से, ड्रग का फार्मूला जो आपने बेचा है उससे रॉयल्टी आपको मिलेगी, वो एक अलहदा से आपने एक चीज़ बेची है, और मार्केटिंग सर्विस जो आप प्रोवाइड करोगे वो आप एक अलहदा से बेच रहे हो। तो दीज आर एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, लेकिन उसमें सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? फॉर एग्जांपल जनरेटर प्लस मेंटेनेंस सर्विस में अब जनरेटर जो है वो उसका रेवेन्यू आप आज ही बुक करोगे। जनरेटर रेवेन्यू आज ही बुक किया जाएगा, क्योंकि आज ही आपने उसको जनरेटर ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन जो मेंटेनेंस सर्विस है वो आप बुक करोगे ओवर टाइम। सिमिलरली जो आपने बुक्स उसको प्रोवाइड कर दी हैं, उसकी तो आज ही आप जो है वो आपने ट्रांसफ़र कर दी हैं बुक्स, तो उसका रेवेन्यू आज ही बुक होगा। लेकिन जो टीचिंग सर्विसेज हैं उसका रेवेन्यू ओवर टाइम बुक होगा। तो इन सब में इस तरह होगा, गाड़ी जो है उसकी प्राइस आज ही बुक होगी, सेल प्राइस, लेकिन जो वारंटी आपने प्रोवाइड की है उसकी जो वारंटी सर्विसेज हैं वो ओवर टाइम पीरियड जो है वो जितने साल की आपने प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग उसको आप उसका रेवेन्यू बुक करोगे। इतना गुड्स अगर आपने बेची हैं तो गुड्स अभी के अभी जो है वो आप रिकॉग्नाइज़ करोगे उसकी सेल्स। मतलब कि जो वेयर हाउस सर्विसेज हैं उसकी आप अलहदा से जो है वो सेपरेटली जो है वो आप उसके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ करोगे ओवर टाइम। तो ये इस तरह रेवेन्यू रिकग्निशन होती है। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, तो एक से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाले प्रोसीजर में। सिमिलरली एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं वो कौन से होते हैं? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे? सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वाले जिनमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, प्रोवाइडेड सेपरेटली, बेनिफिटेड सेपरेटली। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, आप एक कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप एक ठेकेदार हो और ठेकेदारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हो। आप एक घर बनाते हो, प्लॉट किसी का कंस्ट्रक्शन आप करते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि पहली कंडीशन है प्रोवाइडेड सेपरेटली और दूसरी कंडीशन है बेनिफिटेड सेपरेटली। तो बेनिफिटेड सेपरेटली में क्या देखा जाता है कि कस्टमर को दोनों जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उनसे अलग अलग फ़ायदा हो। तो आप तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि आप कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हो, और प्रोवाइडेड सेपरेटली में अगर हम जाएं तो ये तो नहीं है कि क्या हम देखेंगे कि सारा कुछ वो जो चीज़ अब प्रोवाइड की जा रही है मार्केट में उसको प्रोवाइड करने वाले सेपरेटली लोग मौजूद हैं। तो क्या इस तरह मौजूद हैं लोग के सेपरेटली उसको प्रोवाइड करें? तो क्या कोई एक दीवार एक बंदा प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा बंदा प्रोवाइड कर रहा है, तीसरी दीवार कोई और ठेकेदार बनाएगा? तो इस तरह की सर्विस तो नहीं होती। जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो कहेगा मैं आपको पूरा घर बना के दूँगा, ठीक है। तो वो पूरे घर की जो है वो बात होती है, एक एक दीवार की अलग अलग मार्केट में तो कोई वैल्यू नहीं है। तो मार्केट में सेपरेटली अलग अलग दीवारें बनाने वाले तो मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोवाइडेड सेपरेटली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही।
ठीक है, तो ये आपकी एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। सिमिलरली आपने लेट से आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक पेपर जो है वो टीच कर रहे हो, तो इसमें जो है वो बेनिफिटेड सेपरेटली। तो कस्टमर जो है लेट से स्टूडेंट जो है उसको हर चैप्टर से अलग फ़ायदा हो रहा है, हाँ हो तो रहा है, बेनिफिटेड सेपरेटली वाली कंडीशन ओके है। हर चैप्टर से कस्टमर को अलग 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 फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जैसे जैसे वो पढ़ता जाएगा हर चैप्टर से उसकी नॉलेज में इजाफा होता जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड सेपरेटली वाली देखें कि मार्केट में अलग कोई ये तो नहीं है कि हर एक स्कूल एक सर चैप्टर पढ़ा रहा है, दूसरा स्कूल दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ाएगा वो पूरा पेपर पढ़ाएगा। तो प्रोवाइडेड सेपरेटली वाली कंडीशन यहाँ भी फुलफिल नहीं होती। कंस्ट्रक्शन वाले केस में भी जो है वो बेनिफिटेड सेपरेटली वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि जैसे जैसे एक दीवार बनती जाएगी कस्टमर को उससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वो दीवार जो है वो मार्केट में अलग अलग लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे कि एक ठेकेदार एक दीवार बनवा रहा हो, दूसरा दूसरी कि हम एक दीवार इतने की बना देंगे आपको। तो सेपरेटली सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। तो ये अब आपकी सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो इसमें आपने क्या देखना है कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए क्या होगा कि दो कंडीशन का फुलफ़िल होना ज़रूरी है। दो चीज़ें ओके होंगी तो आपकी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। एक तो प्रोवाइडेड सेपरेटली हो और दूसरा बेनिफिटेड सेपरेटली। ठीक है, प्रोवाइडेड सेपरेटली और बेनिफिटेड सेपरेटली ये दो कंडीशंस होंगी। अगर दोनों फुलफ़िल हो रही हैं, दोनों ओके हैं, इन डैट केस आपकी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी एक से ज़्यादा जिम्मेदारी हैं। लेकिन अगर एक भी मीट नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है कि आप सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला केस है, इसमें आपकी एक ही जिम्मेदारी है। सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला केस है, एक ही जिम्मेदारी है, जैसा कि ये वाला केस है। एग्जांपल्स हमने देख ली हैं। अच्छा, अब प्रोवाइडेड सेपरेटली का हमने क्या पढ़ा है कि दोनों चीज़ें मार्केट में प्रोवाइड करने वाले लोग सेपरेटली मौजूद हों। तो इसको कैसे वो बताता है, द एंटिटी प्रॉमिस टू प्रोवाइड दैट गुड और सर्विस इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है प्रोवाइडेड सेपरेटली। मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हों जो कि इन गुड्स और सर्विसेज को सेपरेटली प्रोवाइड कर रहे हों। अगर तो दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो गई तो डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी, और अगर कोई एक मीट होती है तो फिर आपकी सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर होगी। बेनिफिटेड सेपरेटली, कस्टमर गेट्स द बेनिफिट ऑफ दैट गुड्स और सर्विस सेपरेटली और टुगेदर विद अदर गुड्स। यानी एक दोनों चीज़ों से उसको अलग अलग फ़ायदा अगर हो रहा है, सेपरेटली अलग फ़ायदा हो रहा है या इकट्ठा फ़ायदा हो रहा है विद अदर गुड्स दूसरी चीज़ों के साथ, तो फिर आप क्या कहोगे, बेनिफिटेड सेपरेटली। यानी कस्टमर को लेट से बुक प्लस टीचिंग वाली एग्जांपल में बुक से अलग फ़ायदा होता है और टीचिंग से अलग फ़ायदा होता है, तो डेट इज़ बेनिफिटेड सेपरेटली। प्रोवाइडेड सेपरेटली, दोनों चीज़ें मार्केट में प्रोवाइड करने वाले लोग सेपरेटली मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपने दो कंडीशन जो हैं वो अप्लाई करनी है। यहाँ से पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। इज़ इट सिंगल और इज़ इट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सिंगल है या सेपरेट है। सेपरेट है तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा इसमें जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं, और अगर सिंगल है तो इसका मतलब है कि एक ही ज़िम्मेदारी है आपकी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्टेज 3 पे। स्टेज 3 क्या कहती है, ट्रांजैक्शन प्राइस। अब जब आपने पता चल गया कि एक से जिम्मेदारियाँ एक से ज़्यादा, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट का आइडेंटिफिकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद दूसरा काम जो है वो क्या है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की आइडेंटिफिकेशन है। एक जिम्मेदारी है कॉन्ट्रैक्ट में या एक से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, सिंगल है या सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब आपने पता क्या करना है, अब तीसरी चीज़ आ जाती है ट्रांजैक्शन प्राइस पे कि उस कॉन्ट्रैक्ट से पैसे कितने मिलेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट से हमें मिलेगा क्या, पैसे कितने मिलेंगे या उस कॉन्ट्रैक्ट से हमें मिलेगा क्या। तो उसके बारे में जो है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बारे में जो है, ट्रांजैक्शन प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो अब इसमें जो है वो एक केस जो है वो वेरिएबल कंसिडरेशन है, और दूसरी जो है वो क्या है, सेल और रिटर्न बेसिस। तो वेरिएबल कंसिडरेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपके पास पेनल्टी या इंसेंटिव की क्लॉज है, पेनल्टी या इंसेंटिव की क्लॉज वाला कॉन्ट्रैक्ट है। पेनल्टी या इंसेंटिव की क्लॉज है। पेनल्टी क्लॉज क्या होगी, लेट से पेनल्टी क्लॉज की एक एग्जांपल करते हैं कि लेट से मैं एक प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ,
मैं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम, और हम एक प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपको जो है ना वो 10 करोड़ मिलेगा। 10 करोड़ जो है वो आपको मिलेगा अगर आप 3 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन पूरी कर दो, 3 साल में बना दो तो आपको 10 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको 3 महीने भी लेट कर दिया ना, 3 महीने अगर ये लेट हो गया तो इन डैट केस आप को सिर्फ़ और सिर्फ इसका 90% मिलेगा, यानी 9 करोड़ रुपया मिलेगा। फिर 3 साल के अंदर अंदर बना दिया तो 10 करोड़, और अगर लेट कर दिया 3 साल से 3 महीने ऊपर कर दिया ना तो आपको 9 करोड़ रुपया मिलेगा, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये है पेनल्टी का केस। इसी तरह इंसेंटिव का केस क्या है कि सिमिलरली वही प्लाजा है, और अगर आपने 3 साल में बना दिया, 3 साल में अंदर अंदर अगर आपने बना दिया तो आपको क्या मिलेगा, 3 करोड़ प्लस 5% उस पर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो ये आपको इंसेंटिव है कि अगर 3 साल के अंदर अंदर बनाया तो 3 करोड़ मिलेगा प्लस 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये वाला जो केस है ये इंसेंटिव का केस है। तो स्टैंडर्ड अब क्या कहता है कि पेनल्टी और इंसेंटिव का डे 1 से हमें नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना, दोनों का हमें नहीं पता। तो क्या हमें वेरिएबल कंसिड्रेशन जो है वो बुक करनी, कैसे हम बुक कर सकते हैं, कि अभी कुछ बुक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पेनल्टी और इंसेंटिव का तो नहीं मिला पता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ अमाउंट है जिसका हमें पता है कि वो मिलेगी। तो जितना हमें हर हाल में मिल जाएगा ना, वो हम उतनी वेरिएबल कंसिड्रेशन को अभी बुक कर लेंगे। वेरिएबल कंसिड्रेशन अभी कितनी बुक कर सकते हैं, अभी सिर्फ उतनी बुक कर सकते हैं जितनी हमें पता है कि हमें हर हाल में मिल जाएगी, उतनी आप वेरिएबल कंसिड्रेशन बुक कर सकते हैं। तो इट कैन ओनली बी बुकड टू द एक्सटेंट, रिवर्सल जितना जो है वो इम्पॉसिबल हो या इम्प्रॉबेबल हो, यानी उतनी बुक कर लें जितना हर हाल में मिलेगा। कितना बुक कर सकते हैं, जितना हर हाल में जो मिलेगा। जैसे इस केस में, पहले वाले केस में हर हाल में 9 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा ना, हो सकता है 1 करोड़ ना मिले, लेट हो जाए। दूसरे केस में 3 करोड़ तो मिलेगा, लेकिन अगर जल्दी फिल कर लें तो 5% का इंसेंटिव मिल जाएगा। तो जो हर हाल में 3 करोड़ जो है वो फिर हम बुक कर लेंगे आज ही। तो आज ही आप जो है वेरिएबल कंसिड्रेशन को अभी जो बुक आप कर सकते हो वो आप उतनी अमाउंट से बुक करोगे जो हर हाल में मिलेगी। हर हाल में जो अमाउंट मिलनी है उससे आप बुक कर लोगे, तो उतनी बुक करो। इफ़ इट्स रिवर्सल इज़ इम्पॉसिबल, जिस तरह उसका रिवर्सल इम्पॉसिबल हो उतनी बुक करो जितनी हर हाल में मिलनी है। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में ये जो पेनल्टी एंड इंसेंटिव की क्लॉज होती है ये वेरिएबल कंसिड्रेशन होती है। अच्छा, दूसरा जो केस है वो क्या, IFRS 15 रिटर्न सेल और रिटर्न बेसिस। तो पुराना जो स्टैंडर्ड था वो क्या था कि IAS 18 क्या कहता था। IAS 18 कहता था कि अगर आपने कहीं किसी जगह पे कोई चीज़ रखवाई है बेचने के लिए, से आपने किसी बड़े स्टोर में चीज़ रखवाई है कि मेरी चीज़ बिकवा दो, तो प्लस आपने उसको कहा हुआ है कि ठीक है अगर ये ना बिके तो मैं ये वापस ले जाऊँगा। तो यानी आपने वहाँ पर लिखवाई हैं और साथ आपने सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर लिखवाई हैं कि अगर ना बिकी तो मेरी, जितनी बिक गई उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग, और जो ना बिकी वो मेरी। तो ये IAS 18 तो कहता था कि अगर सेल और रिटर्न बेसिस वाली बुक है तो आप सेल बुक नहीं कर सकते। तो आप उस स्टोर पर सेल लिखवा कर चीज़ों को तो आप सेल बुक नहीं कर सकते, ये IAS 18 कहता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब IFRS 15 ने एक इसके अंदर जो है वो आपको फ़ायदा दे दिया। वो कहता है कि अगर आपने किसी बड़े स्टोर पे चीज़ें लिखवाई हैं जहाँ पे आपको पता है कि सारी दुनिया से लोग आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बड़े बड़े स्टोर्स हैं इधर, जैसे गीगा मॉल है, या आपने नेट से हाइपर स्टार में आपने चीज़ें रखवाई हैं, तो वहाँ पे जो है लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो देयर इज़ अ चांस कि वो चीज़ें वहाँ निकल जाएंगी। तो कितनी सेल बुक कर सकते हैं आप, IFRS 15 कहता है कि अब आप जो है ना सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर भी जो है वो चीज़ें जो है वो बुक कर सकते हैं। कितनी सेल वो रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, तो वो आपकी पास्ट प्रैक्टिस जो है वो देखी जाएगी कि लेट से पिछले साल जब रखवाई थी तो कितना फ़ायदा हुआ था, कितनी चीज़ें जो है वो सेल आउट हो गई थी। लेट से 70% हो गई थी, तो 70% का रेवेन्यू रिकग्नाइज़ कर लो। तो सेल और रिटर्न बेसिस का भी रेवेन्यू अब रिकग्नाइज़ हो सकता है लेट से, लेकिन वो किस पे बेस कर रहा होगा, प्रोबेबिलिटी, पास्ट प्रैक्टिस देखी जाएगी। और जिस स्टोर पे रखवाई गई हैं वो बहुत बड़ा स्टोर है और वहाँ से चीज़ें जो है वो नॉर्मली सेल हो ही जाती हैं, फिर पास्ट प्रैक्टिस देखी जाएगी। तो जितनी आपकी पास्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है उतनी आप बुक कर लो। लेकिन अगर आपकी कोई पास्ट प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ऑडिटर जो है वो आपको बुक नहीं करने देगा। अगर आपकी पास्ट प्रैक्टिस ही ना हो तो फिर आप चीज़ें बुक नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा चेंज है कि वो चीज़ें जो सेल और रिटर्न बेसिस पे हैं कि ना बिकी तो आपको वापस मिल जाएंगी,
तो सेल और रिटर्न बेसिस वाली चीज़ें भी आप रिकगनाइज़ कर सकते हो अब IFRS 15 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको रिकगनाइज़ करोगे तो साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स की भी एंट्री हमें पता है कि पास होती है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और रिटर्न कैन बी बुक्ड थ्रू एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन की बेस पे आप बुक कर सकते हो। पहले ये अलाउड नहीं था, पहले अलाउड नहीं था IAS 18 वाले स्टैंडर्ड में, लेकिन अब अलाउ हो गया। ठीक है, तो ये वाले केस में जो है वो अब आप बुक कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक और भी केस है। दूसरा केस क्या है कि लेट से आपके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ था 1 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो आपने इन्वेस्ट कर दिया है। आरिफ हबीब वालों के पास आप गए, बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्हें आपने कहा कि ये मेरे से 1 करोड़ दे दो, इसको स्टॉक मार्केट में तुम इन्वेस्ट करो, तुम्हें ज़्यादा समझ है। तो जो प्रॉफिट होगा ना उसका 20% तुम्हारा, बाकी मेरा। 20 तुम्हारा, 80 मेरा। ठीक है, पैसे मैं दे रहा हूँ, तुम इन्वेस्ट करो, और जो प्रॉफिट होगा उसका 20-80 कर लेंगे। अब लेट्स से स्टार्ट ऑफ द ईयर था 1 जनवरी 08। अच्छा जी, ये 08 था स्टार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, और ये है 31 दिसंबर 08। ये जनवरी 08 था और ये आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि मिड जून में जाके ना, 30 जून थी उस दिन, तो मिड जून में आपका जो प्रॉफिट है ना, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें इंक्रीज़ हो गया, वो 1.5 करोड़ पे चली गई, 50% का प्रॉफिट हो गया। यानी प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट जो है वो 50% इंक्रीज़ हो गया उसमें। तो अब क्या ये रेवेन्यू हम बुक कर सकते हैं? ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ये रेवेन्यू आप अभी बुक नहीं कर सकते, बिकॉज ये अब आपने बड़ी एक वोलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जहाँ पे आज हो सकता है 1.5 करोड़ का, 2 महीने बाद हो सकता है ज़ीरो हो जाए, तो कोई पता नहीं होता स्टॉक मार्केट का। तो 30 जून को क्या हम ये रेवेन्यू बुक कर सकते हैं कि हमारे पास 1.5 करोड़ आ गए? तो स्टैंडर्ड कहता है कि नहीं, आप ये बुक नहीं कर सकते। कब तक नहीं बुक कर सकते? जब तक कि पार्टी सेटल ना कर लें। ईयर एंड पे जब पार्टी सेटलमेंट कर लेंगी ना, जब आपको आपका प्रॉफिट दे दिया जाएगा, तो आप ये उस वक्त अब आप ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। तो जब तक पार्टी सेटल ना कर लें आप इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते। तो अब जो आपका रेवेन्यू है वो स्टॉक मार्केट वैल्यू पे जो है वो कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अब आप जो है वो वेरिएबल रेवेन्यू को बुक नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरी कर रहा है ना। आज 1.5 करोड़ पे चली गई है, हो सकता है 2 माह बाद जो है वो दोबारा 1.25 करोड़ पे आ जाए, फिर वो और नीचे आ जाए, बढ़ भी सकती है। तो यू कैन नॉट बुक वेरिएबल रेवेन्यू अगर वो रेवेन्यू डिपेंडेंट है स्टॉक मार्केट इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो वेरिएबल कंसिडरेशन इज बुक थ्रू स्टैटिस्टिकल टूल, मोस्ट लाइकली आउटकम, एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस, वही पास्ट प्रैक्टिस आपकी देखी जाएगी। तो इफ़ देयर इज़ अ मटीरियल गैप बिटवीन टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड टाइम ऑफ पेमेंट, देन वी नीड टू कंसिडर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अच्छा, अब ये सारा करने के बाद अब अगला जो आपने चीज़ देखनी है वो क्या है? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो है इसके 2 केसेस हैं। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के कितने केसेस हैं? 2 केसेस हैं। कौन कौन से 2 केसेस हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के? तो इसमें क्या देखा जाता है कि व्हेन देयर इज़ अ मटीरियल डिफरेंस बिटवीन टाइम ऑफ सर्विस एंड टाइम ऑफ पेमेंट, तो फिर जो है वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट पे हम आते हैं। व्हेन देयर इज़ अ मटीरियल डिफरेंस बिटवीन टाइम ऑफ सर्विस एंड टाइम ऑफ पेमेंट। एग्जांपल नंबर 1 में क्या है कि आज आपने जो है वो सर्विस प्रोवाइड की है और पेमेंट आपको मिलनी है 2 साल बाद। सर्विस आज प्रोवाइड कर दी और पेमेंट मिलनी है 2 साल बाद। लेट से आज मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ और मैं ट्यूशन फ़ीस चार्ज करता हूँ, मैं आज 10,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो है वो एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि आज मुझे पढ़ा दो, फ़ीस जो है वो 2 साल बाद दे दूँगा। तो अब क्या होगा? स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आप क्या करोगे, उस 10,000 जो आज आपकी फ़ीस है उसको फिर आप कैसे रिकॉग्नाइज़ करोगे? तो आपने सर्विस तो आज प्रोवाइड कर दी, लेकिन पेमेंट जो मिलनी है वो 2 साल बाद मिलनी है। तो हर वो रिसीवेबल और पेएबल जो 1 साल या उसके बाद वाला हो उसकी डिस्काउंटिंग होती है। क्या होता है? हर वो रिसीवेबल जो 1 साल या उसके बाद वाला हो उसकी डिस्काउंटिंग होती है। तो वो मेरे पास आया, उसने कहा सर मुझे आज पढ़ा दें, फ़ीस मैं 2 साल बाद दूंगा। तो मैं फिर उससे कहूँगा कि अब फ़ीस जो होगी वो कितनी होगी? वो होगी 12,100। कितनी होगी? 12,100। ठीक है, 2 साल बाद मैंने देखा 10% इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हर साल मेरी फ़ीस बढ़ेगी, तो 12,100 होगी 2 साल बाद।
तो हर वो रिसीवेबल और पेएबल जो 1 साल या उसके बाद वाला हो उसकी डिस्काउंटिंग होती है। तो इसकी भी डिस्काउंटिंग होगी। 2 साल बाद मैं उससे 12,100 चार्ज करूँगा, तो आज फिर उससे 10,000 में चार्ज कर लूँगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस रिसीवेबल को हम बुक करेंगे 10,000 से, और सेल्स जो है वो भी 10,000 रिकगनाइज़ कर लेंगे। क्रेडिट सेल है, सर्विसेज आज प्रोवाइड की हैं, जबकि पेमेंट होनी है 2 साल बाद। अब क्या करेंगे, इस रिसीवेबल की अनवाइंडिंग होगी 2 सालों में। इंटरेस्ट इनकम जो है उसके अकॉर्डिंग ये हर साल 1000 से, पहले साल 1000, दूसरे साल 1100, और फिर क्या होगा, एंड ऑफ टाइम में क्या होगा कि आप जब पैसे वो आपको देगा तो बैंक डेबिट कर दोगे, और रिसीवेबल जो है वो आप क्रेडिट कर दोगे। बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट 12,100 से। ठीक है, तो हर वो रिसीवेबल और पेएबल जो 1 साल या उसके बाद वाला हो उसकी डिस्काउंटिंग होती है, ये बात हमें पता है। तो अब इसमें क्या हो रहा है इस केस में कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ प्लस 2 साल बाद पेमेंट ले रहा हूँ, तो मैं उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ पढ़ाई की, यानी एक फ़ी की सर्विसेज है। दूसरा उससे जो है वो मैंने उधार भी दिया है, यानी मैं उससे पैसे लेने थे और मैंने नहीं दिए तो मैंने उसको उधार दिया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम भी आएगी उसकी। दूसरा केस है कि पेमेंट रिसीव्ड नाउ एंड सर्विस और गुड्स विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर 2 ईयर्स। अब क्या हुआ है कि एक स्टूडेंट है, वो आया मेरे पास, कहता है सर मैं अभी तो लेट्स से मैट्रिक में हूँ, और मैं जो है वो 2 साल बाद आपसे जो है वो आपसे आके पढ़ूंगा, तो मेरे पास लेकिन फ़ीस अभी मेरे पास है, तो आप मेरे से आज पैसे ले लें, तो 2 साल बाद आप मुझे जो है वो क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो अब क्या होगा कि मैं उसने मुझे पैसे अभी दे दिए ना, यानी पैसे मुझे अभी मिल गए हैं, लेकिन सर्विस मैंने जो है वो प्रोवाइड करनी है 2 साल बाद। तो अब मेरी क्या है, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर सर्विस मेरी एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं इसको एज ए लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज़ कर लूँगा। और इंटरेस्ट को मैं बुक करूँगा यूजिंग इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। इंटरेस्ट जो है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पे बुक होगा। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट वो रेट है जिस पर मुझे जो है वो लोन मिलता है, जिस पर मुझे लोन मिलता है वो वाला इंटरेस्ट रेट यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो आज लेट से उसने मुझे 1000 पे किया, तो 1000 से बैंक डेबिट हो जाएगा और आपका जो लोन का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर सर्विस एग्जिस्ट कर रही है। अब इस लोन को मैं 2 सालों पे जो है वो इसकी जो है वो अनवाइंडिंग होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी बढ़ाई जाएगी, 1 साल 1000 से अगले साल 1100 से। सिमिलरली जब आफ्टर सर्विस जब मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो फिर क्या होगा, इस लाइबिलिटी को मैं ख़त्म कर दूंगा, मेरी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर सर्विस नहीं रही, और सेल्स को मैं क्रेडिट कर दूंगा। लोन डेबिट, सेल्स क्रेडिट 12,100 से। तो ये 2 केसेस हैं जिनमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला इशू यहाँ पे मसला जो है वो यहाँ पे होता है रिजॉल्व। इसकी एक एग्जांपल भी है टैंग वाली, वो भी हम करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट केस पे। स्टेज 4 जो है, इस पे आने से पहले एक चीज़ और है। एक चीज़ और है कि समटाइम्स आपको कंसिडरेशन जो है वो नॉन कैश कंसिडरेशन की फॉर्म में दी जाती है, उसकी जो एंट्री होगी वो फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग होगी। तो एंट्री किससे होगी, नॉन कैश कंसिडरेशन अगर आ रही है, अगर पैसे नहीं दिए जा रहे और नॉन कैश कंसिडरेशन को मिलती है, तो नॉन कैश कंसिडरेशन की एंट्री जो है वो उसकी फेयर वैल्यू पे होगी। नॉन कैश कंसिडरेशन की एंट्री नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू पे होगी। स्टेज 4 है एलोकेशन ऑफ प्राइस ऑन डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। तो ट्रांजैक्शन प्राइस जो है उसकी एलोकेशन कैसे करनी है। अब ट्रांजैक्शन प्राइस पता चल गई कितनी है, कितनी अमाउंट जो है वो है, तो अब उसको एलोकेट कैसे करना है। तो एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस ऑन द बेसिस, किस भी बेसिस पे होगी, स्टैंडर्ड कहता है कि स्टैंड अलोन प्राइसेस के बेसिस पे होगी। फॉर एग्जांपल वंस अगेन जनरेटर वाली एग्जांपल है, तो जनरेटर वाली एग्जांपल में जो जनरेटर की स्टैंड अलोन प्राइस है लेट से वो $1000 थी, और सर्विसेज मेंटेनेंस सर्विस 2 साल की जो है वो जो स्टैंड अलोन प्राइसेज है उनकी वो है $500। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये दोनों की जो प्राइस है वो कितनी है, स्टैंड अलोन प्राइसेज का टोटल हो गया 1500। अच्छा, और हम ये जो 1500 है, तो 1500 जो है इसका 1000 इसका कितने परसेंट है, ये 66.67% है 1500 का। सिमिलरली 500 जो है वो कितने परसेंट है, वो 33.3% है 1500 का। तो यहाँ से हमने स्टैंड अलोन प्राइसेस के बेसिस पे परसेंटेज निकाल ली। अब ये सर्विस जो है इकट्ठी हम दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस जो है
वो हम जो चार्ज कर रहे हैं दोनों का, वो हम चार्ज कर रहे हैं 1200। ठीक है, तो 1200 में से जो जनरेटर की प्राइस है वो कैसे निकलेगी? 66.67% कर लें 1200 का, तो ये आपके पास आ जाएगी जनरेटर की प्राइस। और अगर आप ने मेंटेनेंस की निकालनी है तो उसका आप 33.3% पे करें, तो वो आपकी आ रही है कितनी? 400, तो $400 ये निकल आई। तो आपने स्टैंड अलोन प्राइसेस के बेसिस पे परसेंटेज निकालनी है और फिर उसको आपने ट्रांजैक्शन प्राइस पे अप्लाई कर देना। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है वो हमारे पास स्टैंड अलोन प्राइसेस के बेसिस पे हमने ये निकालनी। तो जनरेटर जो है, अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? जनरेटर अभी दे दिया तो जनरेटर जो है वो उसकी सेल अभी रिकगनाइज हो जाएगी, जबकि जो मेंटेनेंस सर्विस है वो ओवर टाइम होगी रिकगनाइज। ठीक है, तो लेट से जो एंट्री क्या बनेगी? पैसे आ गए, बैंक डेबिट हो गया, 1200 से आपने जो है वो दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो अब 1 साल गुजर गया, तो सेल जो है वो कितने पे आएगी? सेल हमारी जो है वो 1000 पे आएगी, और बाकी जो है वो डेफर्ड इनकम आप क्रिएट कर लोगे ईयर एंड पे, कितनी? 200 की। अच्छा, अब ये जो सेल है इसके अंदर 1 साल की मेंटेनेंस सर्विस शामिल है, जबकि दूसरे साल की जो मेंटेनेंस सर्विस है वो डेफर्ड इनकम के तौर पे हमने बुक की है इस ईयर एंड पे। तो इसमें जो है वो 1 ईयर मेंटेनेंस सर्विस जो है वो भी शामिल है, 200 की मेंटेनेंस सर्विस इस साल की शामिल है इसमें। बाकी जो है वो 200 हमने डेफर्ड इनकम बुक कर लिया। अब अगले साल क्या होगा? ये डेफर्ड इनकम जो मैंने बुक की है 200 से, इसको मैं डेबिट करूँगा और सेल्स को मैं 200 से क्रेडिट करके टोटल सेल 1200 की ले जाऊँगा। तो इस साल की जो सेल्स हैं 1000 की, उसके अंदर मैंने ये सारा कुछ शामिल कर लिया। सिमिलरली फ़ोन और एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें 100 जो है वो मोबाइल फ़ोन की स्टैंड अलोन प्राइस है और 480 जो है वो नेटवर्क सर्विस की प्राइस है। तो यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, तो ये बन रही है 17% और 83%। तो बैंक डेबिट होगा 480 से। अब ये सर्विस हम दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ये 580 की सर्विसेज हैं, लेकिन हम जो है वो 480 की प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसको स्टैंड अलोन बेसिस की अकॉर्डिंग इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टेज नंबर 5 है जी, रेवेन्यू की बुकिंग कैसे करनी है। तो रेवेन्यू की बुकिंग के 2 तरीके हैं, एक है पॉइंट इन टाइम और दूसरी जो है वो क्या है? ओवर टाइम। पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। पॉइंट इन टाइम में जो है व्हेन देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन, फ्यूचर में आपकी जो है वो कोई ऑब्लिगेशन ना हो। आज जो ऑब्लिगेशन, जैसे ही आप चीज़ ट्रांसफ़र करो, एकदम आपने चीज़ दी और आप भाग गए, आइंदा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ जो है वो दुकान पे बेची, इस तरह कंपनी जो है चीज़ दुकान पे बेच देती हैं और उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, बिके ना बिके वो दुकानदार की सरदर्द है। तो व्हेन देयर इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आइंदा से मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये पॉइंट इन टाइम वाला केस है। और जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा आपने रेवेन्यू बुक कर लेना। कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तो आपने रेवेन्यू बुक कर लेना। अब कंट्रोल ट्रांसफ़र के हिंट्स वही हैं पुराने वाले। लीगल टाइटल ट्रांसफ़र हो गया है, पोजेसन ट्रांसफ़र कर दी है, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक है, तो आपकी जैसे ही आपने चीज़ दे दी, अब आपकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं है, तो वह नो ऑब्लिगेशन हो, फ्यूचर में आपकी कोई ऑब्लिगेशन ना हो, और रेवेन्यू आपने बुक करना है जब कंट्रोल आपने ट्रांसफ़र कर देना है। अच्छा, अब दूसरा केस है ओवर टाइम वाला। ओवर टाइम में क्या होगा? अब क्या है कि जैसे जैसे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वैसे वैसे जो है वो फ़ायदा हो रहा है, तो कस्टमर जो है उसको गेट बेनिफिट हो रहा है साइमल्टेनियसली। कस्टमर गेट्स बेनिफिट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल आप टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप उसको पढ़ाते जाते हो, एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसको उससे फ़ायदा हो जाता है, फिर दूसरा कंप्लीट होता है उससे मज़ीद नॉलेज में फ़ायदा हो जाता है। सिमिलरली एक हेल्थ क्लब मेंबरशिप है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक क्लब ज्वाइन किया है, तो अब आप उसमें डेली जाते हो, डेली जिम करते हो, वो डेली जिम से जो है वो आपको डेली फ़ायदा होगा। रोज़ाना की जिम कर रहा हूँ, डेली फ़ायदा हो रहा है, तो ये अब आप क्या करोगे? मेंबरशिप आपने दे दी है, तो ओवर टाइम आपको इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ओवर टाइम जो फ़ायदा है वो उसको इस तरह आपने लेना है। ठीक है, तो ओवर टाइम में क्या है कि कस्टमर गेटिंग बेनिफिट साइमल्टेनियसली। तो अब ये जो टीचिंग सर्विसेज हैं, यहाँ पे एडवांस नहीं बुक कर सकते, ये आपने ओवर टाइम बुक करनी है। ये सर्विसेज आपने ओवर टाइम बुक करनी है। इसी तरह हेल्थ क्लब मेंबरशिप दे तो दी है पूरे साल की इकट्ठी, लेकिन वो सर्विसेज आपको पूरे साल में मिलनी है, तो वो
आपको जो रेवेन्यू उसका जो है वो कंपनी जो है वो क्लब जो है उसका रेवेन्यू ओवर टाइम बुक करेगा, एक साथ बुक नहीं कर सकता। तो अगर बेनिफिट साइमल्टेनियसली जैसे जैसे वो सर्विस प्रोवाइड करता है वैसे वैसे उसको फ़ायदा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग है, तो फिर वो बेनिफिट साइमल्टेनियसली आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू भी साइमल्टेनियसली आएगा। अच्छा, अब दूसरा वाला पॉइंट है ना, इसकी एग्जांपल वही है कि एक आपका प्लॉट है और उस पर जो है वो एक बंदा कस्टमर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो सेलर क्या कर रहा है कि सेलर एक ऐसा एसेट क्रिएट कर रहा है कि वो एसेट जैसे जैसे बनता जाएगा कस्टमर के कंट्रोल में आता जाएगा। सेलर एक ऐसा एसेट क्रिएट कर रहा है कि वो एसेट जैसे जैसे बनता जाएगा कस्टमर के कंट्रोल में आता जाएगा। ठेकेदार एक ऐसा एसेट बना रहा है, एक ऐसा एसेट क्रिएट करता है कि जैसे जैसे वो घर बनता जाता है कंट्रोल किसका आता जाता है, कस्टमर का, वो जब चाहे उसको निकाल दे। तो सेलर एक ऐसा एसेट क्रिएट कर रहा है कि वो एसेट जैसे जैसे बनता जाएगा कस्टमर के कंट्रोल में आता जाएगा। Seller performance creates an asset which comes in the control of customer. Construction at customer's plot according to stages of completion. उसका भी रेवेन्यू जो है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन के अकॉर्डिंग आपने बुक करना है, एडवांस नहीं बुक करना। ठीक है, तो जो ठेकेदार है वो भी उसका भी जो रेवेन्यू है वो अपना रेवेन्यू एकदम नहीं बुक करता, ओवर टाइम बुक करता है। जैसे जैसे वो सर्विस प्रोवाइड करता जा रहा है कस्टमर ऐसे के लिए वो एसेट वो बनता जाएगा, वैसे वैसे कस्टमर के कंट्रोल में आता जाएगा, वो एसेट बनाता जाएगा। तो सेलर एक ऐसा एसेट क्रिएट कर रहा है कि वो एसेट जैसे जैसे बनता जाएगा कस्टमर के कंट्रोल में आता जाएगा। तो ये वाला सेकंड पॉइंट है, सेलर परफॉर्मेंस क्रिएट्स एन एसेट विच कम्स इन द कंट्रोल ऑफ कस्टमर। तो ये भी ओवर टाइम रेवेन्यू बुक होगा। ठीक है, तीसरा वाला जो एग्जांपल है उसमें एक एग्जांपल आप ये लें कि लेट से एग्जांपल से समझाते हैं कि आपने एक मशीन है आपके पास जो कि गाड़ियों के व्हील कैप बनाती है, तो साथ जो है वो टैग भी लगाती है। आपके पास लेट से टोयोटा वालों ने आपको जो है वो ऑर्डर दिया कि आप हमारे गाड़ियों के व्हील कैप जो है वो लगाएं, साथ उस पर टोयोटा का टैग में होना चाहिए। तो अब ये जो टोयोटा का लोगो है ना, ये मैं अगर इस तरह की कोई मशीन है तो ये वाला जो मेरा टैग है लोगो है ये अब मैं कहीं और नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब होंडा कंपनी वाले मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे कि ये वाली मशीन हमें भी आप लगा दें। तो ये जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ होंडा टोयोटा वालों के लिए। तो अब इस दफ़ा जो है ना सेलर जो है वो कौन है, वो जो मशीन ओनर है जिसके पास वो मशीन है, वो एक ऐसा एसेट क्रिएट कर रहा है जिसका उसको कोई फ़ायदा नहीं है। सेलर इज़ क्रिएटिंग एन एसेट विच इज़ ऑफ नो यूज़ टू सेलर। वो जो मशीन है व्हील कैप बनाने वाली, वो उसका अगर लेट से आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है टोयोटा के साथ, तो उसको मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे लिए तो वो बेकार है। तो वो ऐसी मशीन आप क्रिएट कर रहे हो जिसका आपको कोई ऐसा एसेट क्रिएट कर रहे हो जो आपके लिए फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं देगा। और दूसरा जो है वो उसके बनाने का मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे उससे पेमेंट मिलेगी, फ़िक्स पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सेलर हैज़ राइट फॉर पेमेंट और वर्क डन, दोनों चीज़ें मौजूद हों। तो सेलर क्या कर रहा है, एसेट जनरेटेड इज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर एंड ऑफ नो यूज़ टू सेलर। वो जो बेच रहा है ना वो खुद इसका कुछ नहीं कर सकता, अगर जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो कंपनी पीछे हट जाती है। तो प्लस सेलर हैज़ राइट टू रिसीव कैश फॉर वर्क डन टू डेट। दूसरा क्या है, सेलर हैज़ राइट फॉर पेमेंट ऑफ वर्क डन। जैसे जैसे वो काम कंप्लीट करता जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 100 गाड़ियों के वो व्हील कैप बना के देगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो वर्क डन टू डेट करेगा उसको रिसीव कर लेगा, वो कैश रिसीव कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये 3 केसेस में आपकी ओवर टाइम पेमेंट वाले केसेस हैं। अच्छा, अब आ जाती है वारंटीज़, इसको अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।